बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो हम 13 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। 3 टॉपिक्स हैं: मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल और नेविगेशन, सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग, नेव स्टार और जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ। भाई देखिए, मैं समझा ही सकता हूँ ना, और क्या कर सकता हूँ यार। देखिए, और मेरे तो कोई इख्तियार में है नहीं। मेहरबानी करके इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आप एमडी कैट टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप यकीन करें चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आप ई कैट टेस्ट को उड़ाना चाहते हैं, चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आप जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स के बनना चाहते हैं, चुटकियों में बन सकते हैं। अगर आप आज अभी इसी वक्त ख़ुद से एक अहद कर लें कि मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, मार्क्स की एक परसेंटेज आपने रखनी है। आप समझें और याद करें और पेपर दें, ओके फ़ाइन, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही ना करें, आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीखें, इनको समझें। और अगर आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेक्चर को नोट करने वाले हैं ना, तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल करें एडवांस में कि इंशाअल्लाह आप एमडी कैट टेस्ट को उड़ा के रख देंगे, अगर आपकी ये हैबिट है तो, कि आप लेक्चर को समझते हैं और उसको नोट करते हैं। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने वाली, ठीक है। बाकी नोट्स पढ़े हैं, रट्टे मारें, याद करें, बहुत सारे ढेर सारे मार्क्स ले आएँ और अच्छा रैंक भी लेके आ जाएं, ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर। और एंट्री टेस्ट में बैठें और उसके बाद ये सोचते हुए वापस आ जाएं कि यार हमने तो 150 नंबर भी ले लिए, हमने 170 नंबर भी ले लिए, सीट तो हमें मिली ही नहीं। भाई सीट उनको मिलेगी जो समझने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, ठीक है। तो बार बार मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि आप मेहरबानी करके इन कॉन्सेप्ट्स को सीखें, इनको समझें, ये क्या बताया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे चैप्टर को समराइज़ कर दूँ मैं भी इस वक्त। 3 टॉपिक्स में हमने इसको डिवाइड किया था पूरे चैप्टर को। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नंबर 2 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और नंबर 3 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक्स शुरू में हो चुके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक्स चल रहे हैं, एंड होने वाला है, और उसके बाद एंड होगा इस चैप्टर का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। ये बात जहन में रखिएगा। तो इस वक्त स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही चल रही है, कंटिन्यू है, और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इसको हम डिस्कस कर चुके, करेंगे अभी इस टॉपिक के अंदर ही। और पिछली वीडियो के अंदर हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया, यानी कि रिजल्ट्स, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब दी तो उसके नतीजे, उसके रिजल्ट्स जो मिले, वो 4 रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आए थे। पहला टाइम डायलेशन था, दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था, तीसरा मास वेरिएशन था, और चौथा E = mc², यानी कि मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे और इनकी इक्वेशंस को हमने देखा था पिछली वीडियोस के अंदर, इससे पिछली वीडियो के अंदर। इन्हीं 4 टॉपिक्स को इस कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको साथ साथ लिखवाता रहूँगा, आपको नोट करने हैं उनको और समझना है उन पॉइंट्स को कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा ये जो है वो, जो जिन बच्चों ने पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। लेकिन बार बार समझाता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। कैसे जा सकते हैं? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अभी तक की सारी वीडियोस, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है 12 केमिस्ट्री की। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, कंप्लीट बुक, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, कंप्लीट बुक, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक,
प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 12 केमिस्ट्री में चले जाएं। प्लस उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट मौजूद है, एक प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद है, जिसके अंदर मैंने सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं IUPAC सिस्टम के तहत और कॉमन नेमिंग सिस्टम के तहत। सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक ही जगह पर, एक ही उसी वीडियो के अंदर, वो पूरा का पूरा टेस्ट है। वो टेस्ट है, वो टेस्ट है, वो टेस्ट है। आपको लगता है कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप हो गई है आपकी, IUPAC नेमिंग सिस्टम और आपकी जो है वो कॉमन सिस्टम, उस पर बड़ी अच्छी ग्रिप है, तो आ जाएं भाई ये वीडियो देखें। सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह हैं, ये टेस्ट है, और इसी वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं वीडियो के लास्ट में, तो अपने आप को चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में। इन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है, ठीक है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स 11th केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चल रही है, ठीक है, 5वां चैप्टर पे आ गए हम, और मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी न्यू बुक की, उसके भी 5 चैप्टर्स लगभग मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ, और भी बहुत सारी प्लेलिस्टें देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा इस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसके हवाले से ये हमारा टॉपिक है, रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल। जब आप स्पेस में जाते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं, इन्हीं टाइम डायलेशन के, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के, वहाँ पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग, नेव स्टार और GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये कैसे काम करता है, क्या मसले मसाइल इनको दरपेश होते हैं, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से और इन 4 टॉपिक्स की मदद से, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन और मास एनर्जी रिलेशनशिप, इन 4 कॉन्सेप्ट्स और इनकी इक्वेशंस की मदद से कैसे इन मसाइल को हल किया जाता है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इस सिस्टम में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आखिरी टॉपिक इसका होगा। तो पॉइंट्स नोट कर लें पहले इसके। हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये टॉपिक है। किसी भी पार्टिकल को अगर आप लेते हैं, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अपने तसव्वुर में देखिए कि आप जो है वो देख रहे हैं, आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और जो है आप एक पार्टिकल को देखते हैं अपने तसव्वुर में। अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करता है, आपको पता है दुनिया की तेज़ तरीन चीज़ कौन सी है, कौन सी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, ये लिमिट है। लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा किसी चीज़ की वेलोसिटी नहीं है अभी तक, लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो जब कोई पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है, अपनी रफ्तार में इजाफा करता जाता है, एक्सेलरेट का मतलब अपनी रफ्तार में, अपनी वेलोसिटी में, स्पीड में इजाफा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और नज़दीक नज़दीक इस पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी के नज़दीक नज़दीक होने लगती है, तो इसको कौन से मसाइल दरपेश होना शुरू हो जाते हैं, इस पार्टिकल को मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की हेडिंग के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक रिज़ल्ट आपको पता होना चाहिए, बुनियादी रिज़ल्ट, बेसिक रिज़ल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बेसिक रिज़ल्ट, जो बुनियादी नतीजा आपके सामने आया है, वो क्या है, वो लाइट है, लाइट की वेलोसिटी है। और वो बेसिक रिज़ल्ट क्या है, बेसिक रिज़ल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑब्जेक्ट कैन नॉट इक्वल और एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, नोट कर लें इसको, मैंने कहा ना नोट करने वाले बने। ऑब्जेक्ट कैन नॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कैन नॉट इक्वल, ना तो वो लाइट की स्पीड की बराबर स्पीड अपनी ला सकता है वो ऑब्जेक्ट, और एक्सीड, ना तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा अपनी स्पीड कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है। एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट, एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट, ये बेसिक रिजल्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाए लाइट की वेलोसिटी के, या लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये मुमकिन नहीं है। वाई, क्यों भाई, वाई, कोई आपसे पूछता है कि क्या वजह है, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है,
बिकॉज, तो आप बता सकते हैं पहला इशू जो है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा इशू जो है हमारे पास टाइम डायलेशन का है, टाइम डायलेशन का। तीसरा इशू जो है वो हमें होगा मास वेरिएशन का, मास वेरिएशन का ये तीसरा इशू है। और चौथा इशू जो है वो हमें है मास एनर्जी रिलेशनशिप का, यानी कि E इज इक्वल टू mc², मास एनर्जी रिलेशनशिप का, मास एनर्जी रिलेशनशिप का। ये चार इश्यूज जो हैं इस पार्टिकल को फेस करने पड़ेंगे, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एक तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, टाइम डायलेशन, एक ऑब्जर्वर बेचारा जो ज़मीन पर खड़ा हुआ इस पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और ज़मीन पे कोई ऑब्ज़र्वर खड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी अपनी जगह पर मौजूद है, तो वो ऑब्ज़र्वर जो है उसका टाइम और इस पार्टिकल का टाइम मिसमैच हो जाएंगे, दोनों का टाइम डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट टाइम जोन में चले जाएंगे। इसकी वेलोसिटी क्योंकि इतनी ज़्यादा होगी कि ये अप्रोच करेगी स्पीड ऑफ लाइट को, और जो ज़मीन पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसकी तो नॉर्मल वेलोसिटी होगी, वो रेस्ट पोजीशन में होगा, जितनी ज़मीन की रफ्तार होगी उतनी ही उसकी रफ्तार होगी। तो यहाँ पर टाइम वेरिएशन आ जाएगा, टाइम डायलेशन आ जाएगा। यहाँ इस पार्टिकल की स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से इसका टाइम स्लो हो जाएगा, जबकि आप जो ज़मीन पर खड़े हुए हैं आपकी वेलोसिटी क्योंकि इतनी तेज़ नहीं है, तो आपका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरा इशू ये आ जाएगा यहाँ पर टाइम डायलेशन का। तीसरा इशू जो इस पार्टिकल को हो जाएगा मास वेरिएशन का हो जाएगा, कि जैसे जैसे ये पार्टिकल अप्रोच करेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट को, तो क्या होगा, इस पार्टिकल का मास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन सब के पॉइंट्स अभी लेंगे हम। और चौथा इशू क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी अप्रोच करती रहेगी, क्योंकि मास एनर्जी रिलेशनशिप के अंदर हम ये बात देख चुके, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बता दिया भाई मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो अगर हम पॉइंट 3 में देखते हैं कि इसका मास वेरिएट करेगा, इसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फाइनली इनफाइनाइट मास चला जाएगा, और यहीं से ये चौथा पॉइंट कनेक्ट हो जाता है कि मास अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, इतना वेरिएट होगा कि बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा इस पार्टिकल का, इनफाइनाइट मास हो जाएगा, तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इसकी एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। और ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मास एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc² के अंदर हम एनर्जी को देखते हैं, तो एनर्जी भी इस पार्टिकल की इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये भी मुमकिन नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चार एरियाज़ हैं, इनकी इक्वेशंस हमें इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के हवाले से देती हैं। पहला रिजल्ट, बेसिक रिजल्ट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकता, कितना ही चाहे वो तेज़ हरकत में आ जाए, और ना लाइट की वेलोसिटी से बढ़ सकता है, स्पेशल थ्योरी। क्यों, वजह, बिकॉज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, इन वजूहात की बिना पर। अब इनके अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको और नोट करा देता हूँ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन और मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक, नोट करते जाइए। पहली बात जो यहाँ पर आती है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड एट ग्रेटर स्पीड, इफ़, यहाँ पर हमारे पास जो है, हाँ, मास एनर्जी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये मास वेरिएशन और मास वेरिएशन की बात अभी मैं कर रहा हूँ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन की इसके बात होगी। तो मास वेरिएशन और मास एनर्जी रिलेशनशिप की मिसाल अभी ये दी जा रही है, ठीक है। इफ़ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड, इफ़ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आप ले लें, इफ़ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक्सेलरेटेड, अपनी रफ्तार बढ़ाता चला जाता है, एक्सेलरेटेड मतलब अपनी रफ्तार बढ़ाता चला जाता है, एट ग्रेटर स्पीड, एट ग्रेटर स्पीड, एट ग्रेटर स्पीड, कॉमा,
मास बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, मास बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, तो इसका मास जो है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता रहेगा, स्पीड अपनी बढ़ाता रहेगा, ग्रेटर स्पीड कॉमा मास बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। यहीं से फिर दूसरा पॉइंट इसका शुरू होता है, द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन थी, आपको याद है ये इक्वेशन थी m इज इक्वल टू, ये मास वेरिएशन का पॉइंट है, तीसरी हेडिंग थी मैंने दी थी ना यहाँ पर, मास वेरिएशन याद है, पहला टाइम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन, मास वेरिएशन, ये तीसरे की बात की जा रही है, उसकी इक्वेशन है ये, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये मास वेरिएशन की इक्वेशन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसी का हवाला दिया जा रहा है यहाँ पर। इसका जो डिनोमिनेटर है वो ये है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये अंडर रूट में, इसी डिनोमिनेटर की बात की जा रही है। क्या, द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन कॉमा द, डिनोमिनेटर पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ डिनो लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन, जो इस इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब ये देखें पॉइंट नोट करने वाले हैं, यही एमडी कैट टेस्ट में आते हैं, कैट टेस्ट में आते हैं, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन बिकम ज़ीरो, इक्वेशन बिकम ज़ीरो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है ग्रेटर स्पीड से और उसका मास अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो ये जो इक्वेशन है इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो हो जाने का क्या मतलब है, ज़ीरो हो जाने का मतलब ये है विच मीन्स इनफाइनाइट मास, विच मीन्स इसका क्या मतलब है, विच मीन्स इनफाइनाइट मास, विच मीन्स इनफाइनाइट मास। इनफाइनाइट का मतलब होता है लामुतना ही, विच मीन्स इनफाइनाइट मास, इसका मतलब है लामुतना ही, इतना, विच मीन्स इनफाइनाइट मास, इसका मतलब है लामुतना ही मास। लामुतना ही या इनफाइनाइट का मतलब होता है लिमिटलेस, जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतना मास बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, इनफाइनाइट मास। अगला पॉइंट फिर यहीं से शुरू होता है, एंड द सेम टाइम, एंड द सेम टाइम, एंड द सेम टाइम, उसी वक्त दूसरा काम भी क्या होगा, एंड द सेम टाइम मास एनर्जी रिलेशनशिप सेज, एंड एट द सेम टाइम कॉमा मास एनर्जी रिलेशनशिप इसको ज़रा मैं अलग कर दूं ताकि ये दोनों पॉइंट मिक्स नहीं हो जाएं, ये अलग कर दिया मैंने इसको, ठीक है। एंड द सेम टाइम मास एनर्जी रिलेशनशिप सेज, मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहती है, सेज एन इनफाइनाइट एनर्जी, एन इनफाइनाइट एनर्जी। अगर मास इनफाइनाइट हो जाएगा तो अगला टॉपिक हमारे पास जो कौन सा था चौथे नंबर पे, मास एनर्जी रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो बोल रही है कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो इसका मतलब एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। एंड द सेम टाइम मास एनर्जी रिलेशनशिप सेज एन इनफाइनाइट एनर्जी, एन इनफाइनाइट एनर्जी, एंड इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है भाई। अगला पॉइंट ऊपर लिखूं, एंड इनफाइनाइट एनर्जी। तीसरा पॉइंट यहां से आ जाता है, प्रैक्टिकली बोथ इनफाइनाइट मास एंड इनफाइनाइट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली कॉमा बोथ इनफाइनाइट मास एंड इनफाइनाइट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है, एंड इसको मैं ब्रेक करता हूँ।
अब यहाँ पर एट द सेम टाइम इन दोनों पॉइंट्स के अंदर हमने मास वेरिएशन और मास एनर्जी रिलेशनशिप यानी कि मास को और एनर्जी को दोनों को डिस्कस कर लिया, नोट कर लिया ना आपने। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम डायलेशन आ जाता है। इन द टाइम डायलेशन पर्सपेक्टिव, अब इन द टाइम, अब टाइम डायलेशन की बात करें, इन द टाइम डायलेशन पर्सपेक्टिव, टाइम डायलेशन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब पर्सपेक्टिव, मतलब ये कि टाइम डायलेशन पर्सपेक्टिव, टाइम डायलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। अगर टाइम डायलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, फॉर एन ऑब्जर्वर कॉमा, फॉर एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, एक ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पोजीशन में, इट वुड बी एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, it would be an infinite amount of time। अब ये क्या है, एक ऑब्जर्वर जो कि ज़मीन पर रेस्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है, एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जो कि हरकत कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन उसकी बढ़ती रहती है, मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहती है, एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है और धीरे धीरे वो लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा है। अभी किया नहीं है, करने वाला है, नज़दीक पहुंच रहा है, या हाफ आप ले लें कि लाइट की वेलोसिटी के हाफ तक उस ऑब्जेक्ट ने अप्रोच वेलोसिटी कर ली। तो ज़मीन पर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसका टाइम और उस ऑब्जेक्ट का टाइम जो लाइट की वेलोसिटी के हाफ वेलोसिटी तक उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो चुकी है, इन दोनों का टाइम फ्रेम, इसमें क्या गड़बड़ होगी। ज़मीन पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, आप सोचिए ज़रा कि वो तो बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, 90 साल गुजर गए, वो इंतज़ार ही कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का कि कब ये चीज़ पॉसिबल हो, कब चीज़ ये पॉसिबल हो कि ये जो ऑब्जेक्ट स्पीड इसकी बढ़ रही है, ये अगर इतनी बढ़ जाए कि ये लाइट की वेलोसिटी तक अप्रोच करने लगे, बल्कि लाइट की वेलोसिटी के हाफ ही अप्रोच करने लगे, तो ज़मीन पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो बेचारा 20 साल से 90 साल का हो गया। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर ही नहीं सकता। ज़रा बात को समझिए, क्यों? क्योंकि ज़मीन पर जो ऑब्ज़र्वर है वो उसका टाइम तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइम बहुत स्लो चल रहा है। रफ्तार में फ़र्क है, वेलोसिटी में फ़र्क है। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो बहुत तेज़ है और बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन पर जो ऑब्ज़र्वर है उसकी वेलोसिटी कम है। ज़मीन पर मौजूद ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कम है क्योंकि वो तो अर्थ पर है, इसीलिए अब इन उल्टा सिस्टम है, वेलोसिटी कम है तो टाइम बड़ी तेज़ी से गुजरेगा। हमारे ज़मीन पर रहने वाले लोगों का टाइम बहुत तेज़ी से गुजरेगा, जो ऑब्जर्वर ज़मीन पर है उसका टाइम बहुत तेज़ी से गुजरेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर रहने वाले शख्स की वेलोसिटी स्लो है, वो डिपेंड कर रहा है अर्थ की वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार के नज़दीक जा रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है। इसका दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसके टाइम पे, कि उसका टाइम स्लो हो जाएगा। बताया था ना मैंने, ज़मीन पर आपका दोस्त खड़ा हुआ है, वो भी 20 साल का है, आपका दूसरा दोस्त वो भी 20 साल का है, वो दूसरा दोस्त स्पेस में चला जाता है, स्पेस में जाके वो 1 घंटा गुजारता है, वापस आता है, तो ये दोस्त जो ज़मीन पे था बेचारा, ये 20 साल से कितने साल का हो गया? 90 साल का हो गया। वजह, स्पेस में जाके उसका टाइम स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, जबकि आप ज़मीन पर थे, आपकी वेलोसिटी कम थी, इसीलिए आपका टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। यही बात यहाँ पर की जा रही है इन द टाइम डायलेशन पर्सपेक्टिव। अगर टाइम डायलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फॉर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, जो कि ऑब्जर्वर एक रेस्ट पर है, इट वुड बी एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसको कितना टाइम चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए उस इवेंट को जो कि लाइट के रफ्तार जैसा होने वाला है, जो लाइट की रफ्तार के बराबर इतनी स्पीड से हो रहा है स्पेस में। सोचिए ज़रा, ठीक है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। इसके ऊपर स्पेस में भी बताऊंगा कि आप जो स्पेस से लाइट आती है ना, उस लाइट की मदद से जो आप स्पेस में किसी सितारे को आप देख रहे होते हैं, तो वो आप
वो सितारे से लाइट आप तक जो पहुंचती है तो उसको कितना टाइम लगता है आप तक पहुंचने में। तो आप जो स्पेस में देख रहे होते हैं ना, जो आसमान पे देख रहे होते हैं, पता है वो किस में देख रहे होते हैं आप माजी में देख रहे होते हैं, पास्ट में देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सितारा है वहाँ से जो लाइट चलती भी आ रही है उसको पहुँचते पहुँचते ज़मीन पर हज़ारों साल में वो ज़मीन पर लाइट पहुँची है, वो ज़मीन पर लाइट पहुँचेगी, फिर आपकी आँखों में आएगी। तो आपकी आँखों में आने के बाद आपको वो सितारा नज़र आएगा, वो आपको नज़र आएगा। समझ में आ गई ना बात? ये मार्कर मुझे यार जब ही नज़र आएगा ना जब इससे लाइट टकरा कर मेरी आँखों में आएगी। अब जो सितारा करोड़ों मीलों दूर है वहाँ से जो लाइट चलती हुई आ रही है, सोचें आपके पास आएगी, करोड़ों साल में आपके पास वो लाइट पहुँची है, तो पहुँचने के बाद आप उस सितारे को देखेंगे तो तब तक वो सितारा क्या वहीं पर रहेगा क्या? नहीं भाई, सितारे बेचारे अपनी एज पूरी करके बस्ट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। ठीक है, तो कायनात के अंदर ये सिस्टम चल रहा होता है। तो स्पेस में जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं ना, कभी मौका मिला तो ये भी आपको बताऊंगा कि आप स्पेस में जब देख रहे होते हैं सूरज, सितारे या स्टार्स जो आसमान पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो असल में वहाँ होते ही नहीं हैं। कैसे, ये आगे बताऊंगा। बहरहाल अभी भी मैंने बताया है, वीडियो बैक करके अगर दोबारा सुने तो आपको समझ में आएगी ये बात कि वो लाइट इतनी देर से आप तक पहुँचती है कि पीछे उस सितारे का काम तमाम हो चुका होता है। वो लाइट लेके आ रही होती है उस सितारे की पिक्चर आपके पास। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उसने ये बताया कि भाई टाइम ऑब्जर्वर एट रेस्ट इट वुड बी एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, उसके लिए एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम होगा। आगे देखते हैं। टू मैसिव ऑब्जेक्ट टू रीच द स्पीड ऑफ लाइट, to reach the speed of light। आखिरी पॉइंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आखिरी पॉइंट। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, नियर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, नियर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, एक ऑब्जर्वर के मुताबिक जो कि रेस्ट पोजीशन में ज़मीन पर है। इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स विद ग्रेटर स्पीड, इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स विद ग्रेटर स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत तेज़ स्पीड से जा रहा है, विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, तो ऑब्जर्वर को कैसा नज़र आएगा कि ऑब्जेक्ट बेचारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा हो रहा है। ये मार्कर अगर तेज़ी से हरकत कर रहा है तो आप ज़मीन पर खड़े हुए इसको कैसे देखेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी लेंथ कम हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, विल बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड फाइनली बिकम्स टू शॉर्ट, एंड और ये फाइनली इतना छोटा हो जाएगा जैसे जैसे इस मार्कर की स्पीड बढ़ती जाएगी, एंड फाइनली बिकम्स टू शॉर्ट, और आखिर में इतना छोटा हो जाएगा, बिकम्स टू शॉर्ट, और आखिर में ये इतना छोटा हो जाएगा, बिकम्स टू शॉर्ट टू बी ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर, टू बी ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर। तो एक ऑब्जर्वर के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा पर इसको ऑब्जर्व करना, ऐसे ऐसे ऐसी इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, वो ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पोजीशन में है। एज इट अप्रोचेस, एज it approaches the speed of light, as it approaches the speed of light, जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है लाइट को अप्रोच करने लगेगी, वो बेचारा इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करने के काबिल ही नहीं रहेंगे ज़मीन पर। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल, स्पेस में आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर क्या मामलात होते हैं। आप ज़मीन पर रहते हैं, आपका दोस्त स्पेस में चला जाता है,
आप बूढ़े हो जाते हैं, वो उसकी उम्र इतनी रहती है, क्या पीछे वजूहात हैं, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हम आसमान में जब देखते हैं तो सितारे जो नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा कि वो हमें क्यों नज़र आते हैं कि यार इतनी दूर, क्या वाकई हमें जो सितारे नज़र आ रहे हैं वो धोखा है, पीछे कोई सितारा है ही नहीं, कोई स्टार है ही नहीं, उस स्टार का तो अरसा हुआ, काम तमाम भी हो गया। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।